सोचिए, जीवन में कितनी चीजें हैं जो बस अपने आप होती रहती हैं। सांस लेना, दिल का धड़कना, ये तो ठीक है, ये शारीरिक क्रियाएं हैं। पर कभी-कभी वो जो अचानक कोई बढ़िया सा आइडिया आ जाता है या किसी मुश्किल का हल एकदम से दिमाग में कौंध जाता है, या फिर वो अंदर की एक आवाज सी होती है ना जो कहती है ये करो या ये मत करो। ये सब कहाँ से आता है? क्या ये बस यूं ही है या कोई गहरी, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे अंदर काम कर रही है? आज हम एक ऐसी ही पहेली पर, एक ऐसी ही ताकत पर बात करने वाले हैं। एक शक्ति जो शायद पर्दे के पीछे से हमारे जीवन को चलाती है। हमारे पास अवचेतन मन की शक्ति, अदृश्य नियंता शीर्षक वाले स्रोत से कुछ अहम जानकारियां हैं। और आज हमारी इस चर्चा का मकसद है इस छिपी हुई शक्तिशाली दुनिया को समझना, हमारा अवचेतन मन, और ये देखना कि क्या ये वाकई हमारे जीवन का अदृश्य नियंता है जैसा कि स्रोत का दावा है। शुरुआत करने के लिए वो आइसबर्ग वाली मिसाल तो बहुत सुनी है। पानी के ऊपर जो छोटा सा हिस्सा दिखता है वो है हमारा चेतन मन, जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। बिल्कुल, वो हिस्सा जिससे हम जागरूक महसूस करते हैं। लेकिन स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि असली कहानी तो पानी के नीचे है। वो जो विशाल अनदेखा हिस्सा है, वही है अवचेतन मन। यहीं पर हमारी गहरी भावनाएं, हमारी आदतें, बचपन की वो यादें जो हम भूल चुके हैं, हमारे बुनियादी विश्वास, सब कुछ यहीं जमा होता है। और स्रोत इसे सिर्फ एक स्टोरेज की जगह नहीं मानता, बल्कि हमारे व्यवहार का, हमारे अनुभवों का मुख्य चालक बताता है। इसकी ताकत हमारे चेतन मन के तर्क और इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा है, और ज्यादातर समय हमें पता भी नहीं चलता कि ये काम कर रहा है। पानी के नीचे का विशाल हिस्सा और मुख्य चालक। अच्छा, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। स्रोत क्या कहता है, ये अवचेतन मन आखिर काम कैसे करता है? इसका कोई तरीका है, कोई नियम? स्रोत इसकी कार्यप्रणाली को समझाने के लिए एक बहुत दिलचस्प उपमा देता है। ये एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, एक बेहद शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, लेकिन एक खास बात के साथ। ये जीवन के हर अनुभव को, हर विचार को, हर सुने हुए शब्द को, महसूस की गई हर भावना को लगातार रिकॉर्ड करता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा स्रोत साफ कहता है, ये बिना किसी सवाल या तर्क के रिकॉर्ड करता है। ये सही गलत, अच्छे बुरे में कोई भेद नहीं करता। इसका काम बस जानकारी लेना है और उसे स्टोर करना, बिना किसी फिल्टर के रिकॉर्डिंग। हाँ, ये बात तो थोड़ी चौंकाने वाली है। इसका मतलब है कि अगर बचपन में किसी ने बार बार कहा हो, या हमने खुद ही मान लिया हो कि भाई मैं गणित में अच्छी नहीं हूँ, या पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो ये बातें सीधे अवचेतन में एक प्रोग्राम की तरह दर्ज हो गईं, बिल्कुल सही। बिना ये जांचे कि ये सच है भी या नहीं। हाँ, बिना जांचे। और स्रोत के अनुसार यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, और कह सकते हैं सबसे बड़ा खतरा भी। जो भी जानकारी, जो भी सुझाव इसे लगातार मिलता है, और खासकर अगर उसमें भावना जुड़ी हो, तो ये उसे एक सच्चाई मान लेता है, एक नियम की तरह अपना लेता है। स्रोत में दिया गया उदाहरण बहुत सटीक है। अगर किसी ने लगातार सुना है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, या मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, तो अवचेतन मन इसे सिर्फ एक विचार नहीं समझता, बल्कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बना लेता है। बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अनजाने में ही हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, हमारी कोशिशें, वो सब उसी पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग से चलती रहती हैं, और हम खुद ही ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं जो उन गहरे बैठे विश्वासों को बार बार सही साबित करती रहें। ये तो एक तरह का खुद का बनाया हुआ चक्रव्यूह लगता है। हाँ, स्रोत इससे कुछ ऐसा ही बताता है, एक चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलना मुश्किल लग सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्रोत सिर्फ समस्या नहीं बताता, वो इसकी अद्भुत शक्तियों पर भी विस्तार से बात करता है। ये सिर्फ नकारात्मक प्रोग्रामिंग का घर नहीं है। सोचिए ना, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, कितना ध्यान देना पड़ता था, हर पेडल पर, बैलेंस पर। हाँ बिल्कुल। पर अब तो बस बैठते हैं और चल पड़ते हैं। ये अपने आप होता है। गाड़ी चलाना, टाइप करना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये सब आदतें अवचेतन मन में ही तो बैठती हैं। स्रोत बताता है कि ये हमारे सीखी हुई चीजों को ऑटोमेटिक बना देता है, ताकि हमारा चेतन मन नई चीजों पर फोकस कर सके। हाँ, ये तो है, आदतें और स्किल्स, ये तो समझ आता है। लेकिन स्रोत में इसकी और क्या क्षमताओं का जिक्र है? क्या ये सिर्फ पुरानी चीजें याद रखता है? नहीं, इसकी क्षमताएं इससे कहीं ज्यादा हैं। स्रोत इसकी एक और बहुत ही दिलचस्प शक्ति पर रोशनी डालता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता। खासकर वो समस्याएं जहां सीधा सीधा लॉजिक काम नहीं आता।
कई बार होता ना, हम किसी उलझन पर घंटों सोचते रहते हैं, हर एंगल से देखते हैं, पर कोई रास्ता नहीं मिलता। हाँ, होता है। फिर हम उसे छोड़ देते हैं, शायद टहलने निकल जाते हैं या सो जाते हैं, और अचानक बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से वो समाधान दिमाग में कौन जाता है। स्रोत कहता है कि ये हमारा अवचेतन मन है जो बैकग्राउंड में बिना हमारे सचेत प्रयास के जानकारी को अलग अलग तरीकों से जोड़ रहा था, पैटर्न तलाश रहा था, उस समस्या पर काम कर रहा था। ये लॉजिकल सीधी लाइन में नहीं सोचता, ये कनेक्शन बनाता है। वाह, वो यूरेका मोमेंट, तो ये अवचेतन का कमाल है। ये तो वाकई शक्तिशाली लगता है। और स्रोत में सेहत से इसके कनेक्शन के बारे में क्या बताया गया है? आजकल ये माइंड बॉडी कनेक्शन की बातें बहुत होती हैं। बिल्कुल, और स्रोत इस कनेक्शन को बहुत महत्व देता है। ये बताता है कि शरीर के लगभग सारे अनैच्छिक कार्य, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, हाँ, पाचन, शरीर का तापमान नियंत्रण, यहाँ तक कि घावों का भरना, ये सब मुख्य रूप से अवचेतन मन द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। इसका मतलब है, जैसा स्रोत समझाता है, कि हमारे गहरे बैठे विचार और हमारी भावनाएं सीधे तौर पर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अगर लगातार तनाव है, डर है या गुस्से के विचार हैं, तो वो शरीर में स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिव रख सकते हैं और उससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक विचार, शांति, खुशी की भावनाएं, ये शरीर को सुरक्षित और स्वस्थ रहने का सिग्नल देती हैं। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली ऊपरी बात नहीं है। स्रोत इसके पीछे के शारीरिक तंत्र की ओर इशारा करता है। अच्छा, यानी हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं तैरते, उनका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। और लक्ष्यों को पाने में इसमें इसकी क्या भूमिका है? क्या ये हमें सफल होने में भी मदद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसकी तुलना एक तरह की आंतरिक जीपीएस प्रणाली से करता है। जैसे आप जीपीएस में मंजिल सेट करते हैं और वो आपको रास्ता दिखाता है ना? वैसे ही अगर अवचेतन मन को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया जाए और उसके साथ एक मजबूत विश्वास भी हो, तो ये उन अवसरों, लोगों और संसाधनों की ओर हमारा ध्यान खींचने लगता है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। ये हमारे इंट्यूशन को, यानी अंतर्ज्ञान को तेज करता है, हमें सही समय पर सही कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन स्रोत यहाँ एक चेतावनी भी देता है। चेतावनी किस तरह की? चेतावनी ये कि अगर हमारे गहरे विश्वास हमारे तय किए गए लक्ष्यों के बिल्कुल विपरीत है, जैसे मान लीजिए लक्ष्य तो है अमीर बनना, पर अंदर कहीं गहरा विश्वास बैठा है कि मैं पैसे के लायक ही नहीं हूं, तो यही जीपीएस हमें मंजिल से भटका भी सकता है। ये हमें उन स्थितियों में ले जाएगा जो हमारे गहरे विश्वास को सही साबित करें, ना कि लक्ष्य को। ओहो, तो ये एक दोधारी तलवार है। ये हमें बना भी सकता है और सचमुच बिगाड़ भी सकता है। यहीं पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल आता है। अगर हमारे अवचेतन में वो पुरानी नकारात्मक, हमें पीछे खींचने वाली प्रोग्रामिंग भरी हुई है, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? क्या इस अदृश्य नियंता को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, या जो बचपन में भर गया वो बस हमेशा के लिए है? ये सवाल तो मन में जरूर आता होगा सुनने वालों के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और अच्छी खबर ये है कि स्रोत पूरी तरह आश्वस्त करता है कि हाँ, इसे बदला जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है। हमारा अवचेतन मन शक्तिशाली है, पर पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार सीखता रहता है, बदलता रहता है, और स्रोत में इसे बदलने के लिए, इसे सकारात्मक दिशा देने के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल तकनीकें बताई गई हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि मन के काम करने के तरीके पर आधारित वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तकनीकें? अच्छा, ये सुनने में काफी दिलचस्पी है। कौन सी हैं वो तकनीकें जिनसे हम अपने अंदर के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कह सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं? स्रोत मुख्य रूप से 4 तकनीकों पर विस्तार से बात करता है। पहली है सकारात्मक एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक पुष्टि या कथन। इसका मतलब है अपने लक्ष्यों और अपनी मनचाही हकीकत से जुड़े छोटे स्पष्ट और सकारात्मक वाक्य बनाना और उन्हें रोजाना दोहराना, खासकर सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले। स्रोत बताता है कि ये वो समय होते हैं जब हमारा चेतन मन थोड़ा शांत होता है और अवचेतन मन सुझावों के प्रति ज्यादा खुला होता है, ज्यादा ग्रहणशील होता है। अच्छा, जैसे कि किस तरह के वाक्य? स्रोत में कुछ उदाहरण है? और क्या सिर्फ तोते की तरह रटने से काम चल जाएगा? हाँ, उदाहरण दिए हैं स्रोत में, जैसे मैं हर दिन ज्यादा आत्मविश्वासी और सक्षम महसूस कर रहा हूँ, या मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ, या
अवसर आसानी से मेरी ओर आते हैं। लेकिन जैसा आपने पूछा, वो बहुत अहम सवाल है। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि सिर्फ यंत्रवत दोहराना, मतलब बिना महसूस किए बोलना, काफी नहीं है। सबसे जरूरी है उन शब्दों के पीछे की भावना इमोशन। और विश्वास, कन्विक्शन। जब आप दोहराएं तो उसे महसूस करें, जैसे वो बात पहले से ही सच है। स्रोत के अनुसार भावना ही वो भाषा है जिसे अवचेतन मन सबसे अच्छी तरह समझता है। बिना भावना के शब्द बस सतह पर ही रह जाते हैं, अंदर नहीं उतरते। भावना यानी हाँ। सिर्फ शब्द नहीं, एहसास जरूरी है। हाँ। ये वाकई बहुत अहम बात है। ठीक है, और दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति, या कह ले मानसिक चित्रण। इसमें अपने लक्ष्य को मन की आंखों से ऐसे देखना शामिल है जैसे वो पहले ही हासिल हो चुका है। स्रोत इसे सिर्फ सोचने से ज्यादा एक पूरा अनुभव बनाने को कहता है। आंखें बंद करके शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद की स्थिति की कल्पना करें। देखें कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कौन आपके साथ है, और सबसे जरूरी, आपको कैसा महसूस हो रहा है, खुशी, संतुष्टि, गर्व। स्रोत के अनुसार जितना ज्यादा आप अपनी कल्पना में अपनी इंद्रियों को शामिल करेंगे, क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, उतना ही ये आपके अवचेतन के लिए वास्तविक लगेगा। क्योंकि अवचेतन मन वास्तविक अनुभव और बहुत गहरी, तीव्र कल्पना में आसानी से भेद नहीं कर पाता। अच्छा, यानी मन में अपने भविष्य की एक जीती जागती फिल्म बनाना। ये दिलचस्प है। इसे करने के लिए क्या कोई खास समय या तरीका स्रोत बताता है? स्रोत इसे भी नियमित रूप से करने की सलाह देता है, खासकर सोने से पहले या ध्यान के बाद, जब मन शांत और ग्रहणशील हो। रोज कुछ मिनटों का अभ्यास भी गहरा असर डाल सकता है। और यहीं से हम तीसरी तकनीक पर आते हैं, जो है ध्यान, मेडिटेशन। आजकल ये शब्द बहुत सुनने में आता है, लेकिन स्रोत इसे अवचेतन के संदर्भ में खास मकसद से देखता है। ध्यान? हाँ, ये तनाव कम करने और शांति के लिए तो बहुत सुना है, पर अवचेतन रिप्रोग्रामिंग में इसका क्या रोल है? स्रोत बताता है कि ध्यान हमारे चेतन मन की लगातार चलने वाले विचारों के शोर को शांत करने में मदद करता है। ये जो हमारे दिमाग में हर समय बातचीत चलती रहती है ना, तर्क वितर्क, चिंताएं, योजनाएं, ध्यान उसे धीमा करता है। जब ये शोर कम होता है तो हमारे लिए अपने गहरे बैठे विश्वासों और पैटर्न्स को देखना आसान हो जाता है। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। साथ ही इस शांत मानसिक अवस्था में अवचेतन मन नए सकारात्मक सुझावों को, जैसे कि अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन के जरिए दिए गए सुझाव, बिना प्रतिरोध के स्वीकार करने के लिए ज्यादा तैयार होता है। तो ध्यान एक तरह से अवचेतन तक पहुंचने का सीधा रास्ता साफ करता है। समझ गए। तो ये एक तरह से तैयारी का मैदान बनाता है नए बीजों के लिए। और चौथी तकनीक है कृतज्ञता, जी। यानी आभार व्यक्त करना। स्रोत इसे एक बहुत ही शक्तिशाली भावनात्मक अवस्था मानता है। इसका अभ्यास करने का मतलब है रोजाना उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना और उनके लिए धन्यवाद महसूस करना जो हमारे पास पहले से हैं। बिल्कुल। चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो या बड़ी। हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारा घर, प्रकृति या दिन में हुई कोई भी अच्छी घटना। कृतज्ञता, ये सुनने में तो बहुत सरल और अच्छा लगता है, पर ये अवचेतन को कैसे प्रभावित करती है? क्या ये सिर्फ हमारा मूड अच्छा करती है? ये मूड अच्छा करने से कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत के अनुसार जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता पर जाता है। मतलब हम उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं। ये सकारात्मक भावना, स्रोत बताता है, हमारे पूरे वजूद की ऊर्जा को, वाइब्रेशन को बदल देती हैं और ये अवचेतन मन को ये संदेश देती हैं कि मेरे जीवन में अच्छी चीजें हैं और मैं और अच्छी चीजों के लिए तैयार हूं और काबिल हूं। ये एक तरह से अच्छी चीजों को और आकर्षित करने के लिए अवचेतन को प्रोग्राम करता है। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ध्यान और कृतज्ञता, तो स्रोत के अनुसार इन तकनीकों के नियमित अभ्यास से हम अपने अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे बदल सकते हैं। ये वाकई अद्भुत है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे गहरे विश्वास, ये सिर्फ हमारे अंदर की बातें नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से हमारे बाहरी जीवन को, हमारी हकीकत को बना रहे हैं, रच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लगती है, लेकिन साथ ही एक अविश्वसनीय अवसर भी। बिल्कुल। निष्कर्ष यही निकलता है, जैसा स्रोत बार बार जोर देकर कहता है, कि अवचेतन मन महज दिमाग का एक निष्क्रिय हिस्सा नहीं है,
बल्कि ये हमारे भाग्य का सह निर्माता, एक को क्रिएटर हो सकता है। ये अदृश्य नियंता तब तक अदृश्य और अनियंत्रित रहता है जब तक हम इसे समझने और इसके साथ सचेत रूप से काम करने का निर्णय नहीं लेते हैं। जब कोई इसकी शक्ति को समझकर इन तकनीकों का इस्तेमाल करके इसे सही दिशा देता है, तो स्रोत के अनुसार वह अपनी असल क्षमता को, अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और वैसा जीवन बना सकता है जिसकी उसे वास्तव में चाह है। और यहाँ शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जिसके बारे में स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। इन सभी तकनीकों को इस्तेमाल करने से भी पहले अपने उन गहरे बैठे, छिपे हुए और अक्सर नकारात्मक विश्वासों और स्वचालित विचारों को पहचानने का वो पहला, सबसे ज़रूरी कदम क्या हो सकता है? क्योंकि जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि बदलना क्या है, तब तक बदलेंगे कैसे? यह सचमुच सोचने वाली बात है। वो पहला कदम क्या हो सकता है? वो शायद वो कदम खुद के प्रति गहरी ईमानदारी और जागरूकता का है। अपनी रोजमर्रा के विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर बिना किसी जजमेंट के ध्यान देना कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी पुरानी कहानी है जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ। स्रोत की बातों से तो यही लगता है कि अपने अंदर की इस अदृश्य शक्ति को समझना और उसे सचेत रूप से साधना शायद वही असली कुंजी है जिससे हम अपने जीवन की बागडोर सही मायनों में अपने हाथ में ले सकते हैं। आज की इस बातचीत के बाद अपने अवचेतन मन की इस गहरी दुनिया पर थोड़ा और ध्यान देना तो बनता है, क्योंकि जैसा स्रोत कहता है, यही वो अनदेखी शक्ति है जो जाने अनजाने हमारे कल को आकार दे रही है।